हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPS 002 का सब्जेक्ट है और 29 अगस्त को उन सभी का एग्जाम है। या फिर फोर फर्दर आगे कोई भी स्टूडेंट्स चीन एक उभरती हुई महाशक्ति को पढ़ना चाहते हैं तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की 29 तारीख के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो एज ऑलवेज, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो उसका पहले आपको इंट्रोडक्शन या फिर उसकी भूमिका बनानी है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से बात करेंगे। चीन चीन एक उभरती हुई महाशक्ति मानी जाती है। आप सभी जानते हैं हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और 21वीं शताब्दी में चीन एकमात्र ऐसी महाशक्ति है, या हम कह सकते हैं चीन एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने, USA के सामने आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, यानी उनको उसी मुंह से जवाब दे सकता है। क्योंकि USA तो ग्लोबल सुपर पावर है, लेकिन चाइना इज इमर्जिंग सुपर पावर। ये आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। हाउ कैन वी से, हम किस तरीके से ये बात कह सकते हैं। तो बाजार विनिमय दर की दृष्टि से अगर देखें तो चीन जो है संसार नंबर 4 पर आता है, यानी विश्व के सभी बड़े बाजारों को अगर हम देखें तो जो चाइना है वो इस संसार में चौथे नंबर के सबसे बड़े बाजार में आता है। और अगर उसका हम औसतन घरेलू उत्पादन देखें तो विश्व में, यानी जो GDP बोलते हैं औसतन, यानी एवरेजली अगर देखें हम, एवरेज जो है इसका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, GDP का, तो वो कितने नंबर पे है? तो आपको ध्यान रखना है वो दूसरे नंबर पे है। सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था है। अब बताओ पहले नंबर पे कौन है? तो आप बोलोगे पहले नंबर पे US है। ये एक उभरती हुई महाशक्ति मानी जाती है क्योंकि बहुत सारी बातें जिसकी वजह से ये एक उभरती हुई महाशक्ति मानी जाती है। सबसे पहली बात तो जो ये चाइना है इसके पास में विशाल स्थायी सेना है, विशाल है स्थायी सेना है। और ये क्या करती है? इसके पास बड़ी जनसंख्या, विश्व में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश है। इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो हर साल जो है इसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, 9.2% की दर से विकसित हो रही है। और सैनिक क्षमता भी अगर हम देखें तो ये वार्षिक रूप से सैनिक क्षमता पे भी ये क्या कर रही है? अपना बहुत ज्यादा अपना योगदान दे रही है। सैनिक क्षमता के रूप में भी ये अपना कंट्रीब्यूशन जो है अगर हम देखेंगे, इसने अपना जो जितनी भी अगर 100% इनकी इनकम होती है पूरे देश की, तो ये 100% में से 10%, हम ये आगे देखेंगे अभी सैनिक वाले में, लगभग 10% तक ये सिर्फ अपनी आर्मी पे खर्च करते हैं। तो विश्व में एक ये इतनी बड़ी महाशक्ति बनने की कगार पे आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। 1949 में चाइना में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई और चीन जो है हमारे एशिया पर एक नया देश बनकर उभरा। और चीन में कौन सी शासन व्यवस्था आई? तो समाजवादी शासन व्यवस्था आई, साम्यवादी शासन व्यवस्था आई। और चीन में जब ये साम्यवादी शासन व्यवस्था आई तो आप सभी को ध्यान रखना है कि चाइना जो है वो काफी तेजी से विकसित हुआ, लेकिन उसने अपने संसाधनों को भी उतनी तेजी से उतने नष्ट किए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ, आपके परिवार है, यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से समझो, 4 लोग हैं, वो 20,000 रुपये कमाते हैं, 4 लोग मिलकर 20,000 रुपये कमाते हैं। और वही परिवार, आप सबके सदस्य की संख्या 8 हो गई और आपकी जो सैलरी है वो हो गई 40,000। तो आपने विकास कुछ किया? कुछ विकास नहीं किया। तो ऐसे चीन ने स्टार्टिंग में अपने संसाधनों का काफी तेजी से यूज किया, लेकिन उसी स्पीड से इसकी जनसंख्या बढ़ी। और जब जनसंख्या चाइना की इतनी तेजी से बढ़ी तो चाइना का विकास इतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद चाइना ने कई सारे सुधार किए, उन सभी सुधारों के बारे में बात करेंगे और इसकी कैसे अर्थव्यवस्था बेहतर होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। एक लेमन मिलर नाम का एक विद्वान था, उसका कहना था कि चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। उसने ही सबसे पहले भविष्यवाणी करी थी। लेमन मिलर नाम का ही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले भविष्यवाणी करी थी कि चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। इसके अलावा नेपोलियन, आप सभी को पता है, ये बहुत बड़ा योद्धा था। नेपोलियन विश्व की शक्ति के रूप में चाइना को कहता है कि चाइना जो है वो सोता हुआ दैत्य है। दैत्य का मतलब दानव है, इसे सोया ही रहने दो। नेपोलियन का कहना था चीन के बारे में कि ये एक सोता हुआ क्या है? दैत्य है, यानी सोया हुआ क्या है? एक राक्षस है, जाइंट है, इसे सोया ही रहने दो। अगर
तुमने इसको छेड़ा तो भविष्य में हमें पछताना होगा। ये भविष्य में हो सकता है कि ये क्या कर सकता है, एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं 1839 से 1842 तक जो है ओपियम एक युद्ध हुआ। इसके बाद चीन जो है किसके पश्चिमी शक्तियों के अधीन चला गया। 19वीं शताब्दी में भी अगर हम देखें तो एशिया का बीमार व्यक्ति अगर किसी को कहा जाता था, बीमार आदमी कहा जाता था, तो चाइना को क्यों कहा जाता था, अब मैं आपको ये बता दूं। क्योंकि एक तो आप देखोगे पूरे एशिया में ज्योग्राफिकल दृष्टि से तो चाइना सबसे बड़ा है एशिया के अंदर से। सिर्फ एशिया की बात हो रही है, अगर वर्ल्ड की बात कर दे तो रशिया होता है, एशिया की बात कर दे। परंतु इतने संसाधन होने के बाद में भी, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ये तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को उभार नहीं पाया और इसीलिए इसे एशिया का बीमार आदमी कहा जाता था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और भविष्य में ये संभावना की जा रही थी कि ऐसी संभावना थी कि चाइना एक समय में क्या कर सकता है, प्रधान महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हाल ही की कुछ घटनाओं में अगर हम देखें तो उन घटनाओं से हमें पता चलता है कि चाइना जो है वो एक सुपर पावर बन सकता है। इसके हमें कई सारे संकेत मिलते हैं। इसके अलावा आखिरकार ये सपना चाइना का पूरा होने की संभावना भी है। अब देखो अक्टूबर 2003 में क्या हुआ, चीन ने अंतरिक्ष में मानवयान भेजा। ध्यान रखना है, इससे पहले एक तो अमेरिका और दूसरा जो है रूस यानी सोवियत संघ ही इस काम को कर पाया था। और नंबर 3 पे जो है चाइना ने भी ये काम कर दिखाया कि वो अंतरिक्ष में अपना मानवयान भेजने में सफल रहा। इसके बाद में पेट्रोलियम की बढ़ती खपत को देखते हुए चीन इसे प्राप्त करने के लिए अरब के देशों में या विश्व भर में इसके प्रयास कर रहा है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा तक ये पहुंच चुका है ताकि इसको क्या मिल सके, जैसे अमेरिका पेट्रोल बेचकर पूरी दुनिया में काफ़ी लाभ कमा रहा है वैसे ये भी लाभ कमा सके। इसके अलावा संसार के अंदर अगर हम देखें, चीन एक उत्पादन का केंद्र बन चुका है, उत्पादन का हब बन चुका है। आज जो है अगर हम देखें अमेरिका संसार में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो उसका एक रीजन यही था कि आज विश्व में अमेरिका की ज्यादातर जो विकसित कंपनियां वो अमेरिका की है। ठीक उसी प्रकार से चाइना भी जो है वो एक उत्पादन का केंद्र बन चुका है। विश्व में जितनी ज्यादातर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, टॉय हो गए, खिलौने हो गए, कपड़े हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हो गई, ये सब चीनी उत्पादकों के द्वारा ही जो है बनाया जा रहा है। और जितने भी श्रमिक हैं, चाहे अमेरिका के हों या फिर और कहीं के, वो धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। चाइना जो है उन सब पे अपना कंट्रोल करता जा रहा है, ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषण की बात करें तो पिछले 2 दशकों से चाइना जो है अपने सैनिक का आधुनिकीकरण कर रहा है। चाइना ने 1964 में अपने परमाणु बम को विकसित कर लिया था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और चाइना जो है एक परमाणु शक्ति संपन्न है और साथ ही साथ वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ये एक महाशक्ति बन सकता है, क्योंकि इसकी आर्मी जो है विश्व की विशालतम आर्मी में से एक है। सबसे पहले हम चीन को महाशक्ति कहेंगे। ऐसी कुछ बातें हैं जो चाइना की आर्मी के बारे में, वो आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, 3 बातें, एक चाइना की आर्मी की, एक चाइना की आर्थिक व्यवस्था, एक चाइना की राजनीतिक व्यवस्था और एक चाइना की सांस्कृतिक व्यवस्था। ये कुछ बातें हैं जिसके आधार पर चाइना जो है विश्व में महाशक्ति बन सकता है। जैसे चाइना के अंदर बौद्ध धर्म का कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है और पूरे एशिया में अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा विकसित है। जो है चाइना जो है पूरे एशिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है, ये ध्यान रखना है आपको। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन एक महाशक्ति था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका एक महाशक्ति बन गया और आगे चल के अगर हम बात करें तो सोवियत संघ का जैसी पतन हुआ है उसके बाद से पहले तो अमेरिका महाशक्ति रहा, फिर हमने देखा यूरोपियन संघ धीरे धीरे एक महाशक्ति बना और अब वर्तमान समय में अब देखें तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी तेजी से क्या हो रही है, विकसित हो रही है और भविष्य में ये एक महाशक्ति भी बन सकता है। अब हम बात करेंगे आर्थिक पॉइंट्स की, कि इकोनॉमिक पॉइंट्स की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो चाइना को एक सुपर पावर बनाने की बात करती है। तो ध्यान रखना है, आर्थिक स्तर पर चाइना जो है, चाइना व्यापक रूप से एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में हम देखते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई चाइना जो है एक उभरती हुई महाशक्ति कहने पर चाइना जो है वो बन रही है। चीन की जो आर्थिक सफलता है वो काफी ज्यादा उन्नत किस्म की है। चीन जितना भी उत्पादन करता है वो एक, हालांकि कहते हैं कि चाइना का जो सामान है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं, बट अगर हम देखें उनके प्रोडक्ट्स के
जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को छोड़कर जितने भी आजकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको चाइना के अंदर वो पूरे के पूरे पूरी दुनिया के मार्केट्स को कब्जा करती जा रही है। और यही बात है कि चाइना में श्रम बहुत सस्ता है और ये क्या कर रही है कि अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित कर रही है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था 1971 तक चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को अलग रखा था पूरी तरह से और तेजी से अपने संसाधनों का उपयोग किया, परंतु चाइना की जो अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हुई क्योंकि जनसंख्या में बढ़ी। चाइना ने अपने आप का जो एकांतवास था 1972 में समाप्त किया और इसने क्या किया, अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित किए। इसके बाद 1978 में आपको ध्यान रखना है डेग जियाओ पिंग, ये चीन के जो है पीए उस समय के राष्ट्रपति थे या आप जो भी कह सकते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम अब आर्थिक उदारीकरण की नीति अपना रहे हैं। भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई और इन्होंने देखो पहले ही अपना ली थी। पहले चीन के अंदर सब कुछ वहीं का होता था, लेकिन चीन ने क्या किया, लगभग 10% तक आज चीन जो है अपनी हर साल लगभग अपने 9.2 बताया था, लगभग 10% तक ये क्या कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकास कर रहा है। 10% तक लगभग अपनी आर्मी में खर्च कर रहा है। 1984 में इसने अपने पहले खेतों का निजीकरण किया। इसके बाद 1998 में चाइना ने अपने उद्योगों का निजीकरण कर दिया और ये देखते देखते चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी तेजी से विकसित हुई है। और वो अर्थव्यवस्था कैसी बन गई है, मिश्रित मॉडल की बन गई है। मिश्रित मॉडल का मतलब यह है कि उसमें समाजवादी के गुण भी दिखते हैं और पूंजीवादी के भी गुण दिखते हैं। पूंजीवादी में हमें निजीकरण देखने को मिलता है और समाजवादी में हमें समुदायवाद, जिसमें सभी का एक समान अधिकार की बात होती है। पूंजीवाद के कारण चीन की जो अर्थव्यवस्था है, चीन का जो आर्थिक व्यापार है वो काफी ज्यादा विकसित हुआ है। अमेरिका के बाद में अगर हम देखें, अमेरिका ने 1972 से जब से चाइना को सपोर्ट करना शुरू किया तो अमेरिका खुद भी अपनी नीतियों में फंसता जा रहा है। चाइना 2015 के बाद से अमेरिका ने चाइना के प्रति कठोर रुख अपनाया है और चाइना क्या किया है, चाइना से अपनी ज्यादातर कंपनियां पकड़ ली है। ट्रेड वॉर इनके बीच में हुआ है। तो ये हम देखते हैं कि चीन जो है विश्व के व्यापार में अमेरिका के साथ साथ, अमेरिका का एक तो बहुत बड़ा साझेदारी देश भी है, लेकिन अमेरिका के बाद में सेकंड नंबर पे आप सभी को ध्यान रखना है कि अब ये आ चुका है। अमेरिका के व्यापार के बाद में जापान को भी इसने क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा वर्तमान समय में जितने भी भारी उद्योग है या जो समुद्री जहाज का निर्माण करने वाले उद्योग है वो चीन ही सबसे ज्यादा बना रहा है, चीन ही सबसे ज्यादा विकसित कर रहा है। इसके अलावा व्यापारिक राष्ट्र के रूप में चाइना उभर चुका है। चाइना का एक ग्रुप है जिसे अलीबाबा ग्रुप बोलते हैं, आपने सुना होगा। ये काफी तेजी से अलीबाबा के फाउंडर भी हैं, आपने देखा होगा। वो बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन है, आप देखोगे अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा उनके बारे में। और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2003 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने 2.3% जो है 2003 में जो है निर्यात, अगर पूरी दुनिया में हर एक देश का निर्यात देखे तो चाइना जो था वो कौन से नंबर पे था, 9वें नंबर पे था। कनाडा वगैरह के बाद था। लेकिन अब जो है 2003 की नहीं, अब हम 2022 की बात कर रहे हैं तो 2022 में ये एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में बन चुका है। इसके अलावा चाइना ने एक अलग से एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखा है जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और इस विशेष आर्थिक क्षेत्र का एक प्रमुख कार्य है कि आज के समय में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चाइना के होते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे नियम यही बनाता है। और 2015 में मैंने बताया अमेरिका और चाइना के संबंध बिल्कुल खराब हो गए। दोनों के बीच में ट्रेड वॉर हुआ। ट्रेड वॉर एक शब्द है क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे की वस्तु अपने देश पे बेचने पर 25% तक टैक्स लगा दिए। आप समझ रहे हो, 25%। अब वस्तु बिकेगा ही नहीं और इसे ही ट्रेड वॉर कहा गया। और अमेरिका को ये बात सुनिश्चित हो गई थी कि अगर ये इसी तरीके से अपनी विस्तारवादी नीतियों को बनाता रहेगा तो ये एक महाशक्ति बन सकता है। चाइना को रोकने के लिए एशिया के अंदर क्वाड बनाया गया है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत और अमेरिका मेंबर है, चाइना को बढ़ने से रोकने के लिए। तो ये बातें जो हो रही है हमारे आसपास, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये सारी की सारी चीजें बताती है कि चाइना कैसे एक सुपर पावर है। इसके अलावा चाइना की जो सैन्य क्षमता है, इसके अलावा 1985 से ही चाइना ने अपनी सैन्य का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया। और 1996 के बाद से ही जो है ये लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि चाइना इतनी तेजी से अपने हथियारों की होड़ कर रहा है, चाइना परमाणु का परीक्षण कर रहा है लगातार ही। ध्यान रखना है आप सभी को, क्योंकि भारत ने जब 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया था, उससे पहले चाइना ने, फिर पाकिस्तान ने भी किया था, इसलिए भारत के लिए भी ये जरूरी हो गया था कि वो भी परमाणु परीक्षण करे। 1990 के बाद में जो है सबसे ज्यादा अगर अपनी रक्षा पे कोई बजट देने लगा है तो वो है कितना, अब अमेरिका के बाद में चाइना ही है।
अमेरिका अपने रक्षा बजट में इतना खर्च करता है, उसके नीचे 21 देश भी नहीं करते। और चाइना एक नई पीढ़ी के लिए कुशल सामरिक मिसाइल व्यवस्था वगैरह कर रहा है। ये इतने ज़्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। इसके अलावा ताइवान का मुद्दा आप सभी को ज़रूर लिखना है कि ताइवान जो है उसको हथियाने के लिए, क्योंकि चाइना चाइना जो है वो ताइवान को कहता है कि ये हमारा ही टेरिटोरियल है और उसको कब्जाने की कोशिश कर रहा है। चीन जो है वो क्या कर रहा है, लगातार जल सेना का निर्माण कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में जिसके पास में जो वॉर रहेगा वो ट्रेड वॉर के चक्कर में भी जितना ज़्यादा आर्मी, देखो एयरफोर्स तो जरूरी होती लेकिन नेवी भी जरूरी है। इसके अलावा हवाई जहाज जो है ये रसिया से भी खरीदता है और रशिया से भी उन्नत किस्म के हथियार, अब हवाई जहाज या हथियार वगैरह बनाने लगा है। रशिया और जो है चाइना दोनों के दोनों जो है वो कैसे देश है, समाजवादी देश है। और दोनों के दोनों देश समाजवादी होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अमेरिका के लिए एक सिरदर्द भी बन चुका है। अभी रशिया ने क्या किया है, जैसे यूक्रेन पे हमला किया है तो जो है अमेरिका जब उनकी हेल्प में आया तो चाइना डायरेक्टली इनको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। चाइना के पास में परमाणु शक्ति है। चाइना जो है वो कई बार जापान से युद्ध करने की, भारत से युद्ध करने की और साथ ही साथ एशिया में आसियान संगठनों के ऊपर अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है। तो ये सारी की सारी वो बातें जो चाइना को क्या करती है, एक सुपर पावर बनाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस वीडियो से आप सभी को यकीनन कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली होगी। और इसी प्रकार से अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस नंबर्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दे दिए गए हैं, आप उन लिंक्स के थ्रू इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी फॉर फर्दर यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों को आगे भी हमारी वीडियोस चाहिए तो आप हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलता है हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।